नमस्कार। चलिए आज चलते हैं एक ऐसे सफर पर जो हमें दक्षिणी कर्नाटक के पश्चिमी घाटों में बसे एक अनोखे शहर धर्मस्थल ले जाएगा। ये एक ऐसी जगह है जहां आस्था और परंपरा का एक बहुत ही अलग, एक बहुत ही खास संगम देखने को मिलता है। अब जरा सोचिए, एक शिव मंदिर जिसका मैनेजमेंट मतलब पूरा प्रशासन पिछले 800 सालों से एक जैन परिवार के हाथ में है, और तो और वहां पूजा करने वाले पुजारी वैष्णव हैं। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, पर यही तो धर्मस्थल का वो विरोधाभास है जो इससे इतना खास, इतना अनूठा बनाता है। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं अपना पहला खंड, विरोधाभासों की भूमि। यहाँ हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये जगह कैसे अलग अलग परंपराओं को एक साथ समेटे हुए है। ये खूबसूरत जगह नेत्रावती नदी के किनारे बसी है और इसके नाम का मतलब ही है धर्म की भूमि। और यहाँ ये सिर्फ एक नाम नहीं है, यहाँ पर आस्था सिर्फ एक सोच या विश्वास नहीं है, बल्कि वो हर दिन के काम में, हर एक्शन में दिखाई देती है। तो सवाल ये उठता है कि इस जगह की शुरुआत हुई कैसे, आखिर इसकी जड़ें कहाँ हैं? आइए अब जरा इसकी पौराणिक कहानियों में उतरते हैं और जानते हैं कि इस पवित्र स्थान का आगाज कैसे हुआ। एक कथा है करीब 800 साल पुरानी। कहा जाता है कि धर्म के देवताओं ने शिव के एक गण अन्नप्पा को एक दिव्य आदेश दिया। आदेश ये था कि वो कादरी से पवित्र शिवलिंग को लेकर धर्मस्थल आएं और यहां स्थापित करें। और अन्नप्पा द्वारा लाया गया वही शिवलिंग आज श्री मंजुनाथ स्वामी के नाम से जाना जाता है। मंदिर की देखभाल की जिम्मेदारी तब बिरम्मन परगड़े को दी गई थी। और कमाल की बात यह है कि आज भी उनके ही वंशज धर्माधिकारी के रूप में इस महान परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए, धर्मस्थल में भक्ति सिर्फ मंदिर की दीवारों तक या पूजा पाठ तक ही सीमित नहीं है। यहाँ भक्ति का असली रूप है मानवता की सेवा। और वो कैसे होता है, आइए देखते हैं। ये आंकड़ा आपको चौंका देगा। धर्मस्थल के अन्नपूर्णा भोजन कक्ष में हर रोज, जी हां हर रोज 30,000 से ज्यादा लोगों को मुफ्त में भोजन कराया जाता है। और ये तो आम दिनों की बात है। सोमवार को, जो भगवान शिव का खास दिन माना जाता है, ये संख्या सीधी दोगुनी हो जाती है, मतलब 60,000 तक पहुंच जाती है। सोचिए जरा, सेवा का क्या पैमाना है ये। इसका मतलब ये हुआ कि हर दिन लगभग 5,000 किलो चावल और 5,000 लीटर सांभर और रसम पकाया जाता है। ये वाकई में तन के पोषण के साथ साथ मन के पोषण का भी काम है। लेकिन धर्मस्थल का काम सिर्फ दान और सेवा तक ही नहीं है। ये न्याय और हमारी संस्कृति का एक बहुत बड़ा संरक्षक भी है। यहाँ हॉयलू नाम की एक बहुत ही पुरानी और अनोखी न्याय प्रणाली चलती है। इसमें लोग अपने झगड़े या समस्याएं लेकर कोर्ट कचहरी नहीं जाते, बल्कि सीधे भगवान मंजुनाथ के सामने अपनी अर्जी लगाते हैं। और ये प्रक्रिया भी बहुत सीधी सादी है। धर्माधिकारी का जो फैसला होता है उसे भगवान का वचन माना जाता है। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि भारत की जो रेगुलर अदालतें हैं वो भी इस फैसले को मान्यता देती हैं। है ना कमाल। इसके अलावा धर्मस्थल में मंजूषा नाम का एक बहुत ही शानदार म्यूजियम भी है, जो सच में इतिहास और संस्कृति का एक अनमोल खजाना है। यहाँ आपको हड़प्पा काल की चीज़ों से लेकर पुराने ज़माने के लकड़ी के रथों तक और दुर्लभ पेंटिंग्स से लेकर हाथी दांत की मूर्तियों तक सब कुछ मिलेगा। ये हमारे अतीत को भविष्य के लिए सहेजने का एक बेहतरीन उदाहरण है। तो अब हम आते हैं धर्मस्थल के सबसे दिलचस्प, सबसे आकर्षक पहलू पर, कि कैसे यहाँ हिंदू और जैन परंपराएं एक दूसरे के साथ इतने प्यार और इतने सामंजस्य से रहती हैं। ये जो तुलना हम देख रहे हैं ये अद्भुत है। एक तरफ मुख्य देवता भगवान शिव हैं, तो दूसरी तरफ मंदिर के मुख्य प्रशासक एक जैन परिवार से हैं। एक तरफ वैष्णव पुजारी पूजा कर रहे हैं, तो वहीं पास में एक 800 साल पुराना जैन बस्ती है और बाहुबली की विशाल मूर्ति भी। ये सच में आस्थाओं का एक जीवंत संगम है। जैसा कि ये कहा गया है, धर्मस्थल सद्भाव और संश्लेषण का प्रतीक है, और यही तो भारत की महान आध्यात्मिक परंपरा की असली पहचान है। तो आखिर में ये एक सवाल हमारे मन में छोड़ जाता है, आज की दुनिया में जहां हम अक्सर बंटवारे और मतभेद देखते हैं, धर्म की इस भूमि से हम सब क्या सीख सकते हैं। नमस्कार। तो चलिए आज हम इतिहास के एक बहुत ही अहम दौर को एक बिल्कुल अलग नज़र से देखते हैं, और ये नज़रिया हमें मिलेगा साहित्यिक दिग्गज डॉक्टर भीष्म साहनी की अपनी यादों से, उनकी अपनी गवाही के जरिए। भगत सिंह की फांसी पर कही गई डॉक्टर साहनी की ये एक बात उस पूरे युग की रूह को पकड़ लेती है।
ये किसी पॉलिटिकल एनालिसिस के बारे में नहीं था, बल्कि एक गहरी, एक साझा भावना के बारे में था जिसने उस वक्त सबको अंदर तक झकझोर दिया था। देखिए, ये सिर्फ एक हिस्ट्री लेसन नहीं है, ये समझने की कोशिश है कि उस समय एक नौजवान होना कैसा महसूस होता था जब एक पूरा देश अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहा था। तो सवाल ये उठता है कि आखिर कौन थे डॉक्टर भीष्म साहनी, जिनकी यादों के सहारे हम इतिहास के इतने बड़े दौर को समझ रहे हैं। वो सच में एक असाधारण शख्सियत थे। डॉक्टर साहनी सिर्फ एक देखने वाले नहीं थे, वो अपने दौर के एक अहम किरदार और इतिहासकार भी थे। उन्होंने अपने सामने जो कुछ भी होते देखा, उस पूरे मानवीय नाटक को अपनी लेखनी से आवाज दी। अब डॉक्टर साहनी के नजरिए को समझने के लिए हमें उनके बचपन में जाना होगा। सब कुछ उन मूल्यों और संस्कारों से शुरू हुआ जो उन्होंने बचपन में अपने अंदर समा लिए थे। वो बताते हैं कि कुछ असर इतने गहरे थे कि उन पर कोई सोच विचार नहीं किया गया, उन्हें बस महसूस किया गया और वो उनकी पहचान का एक अटूट हिस्सा बन गए। और ये जो संस्कार थे, इनका एक बहुत बड़ा स्रोत था आर्य समाज आंदोलन, जिसका उनके परिवार और उनके समाज पर बहुत गहरा असर था। अब चलिए उनके कॉलेज के दिनों की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि ये कहानी कैसे आगे बढ़ती है। एक नौजवान की तरह साहनी ने खुद को एक ऐसी दुनिया में पाया जहां आज़ादी को लेकर कई मजबूत और अक्सर एक दूसरे से अलग विचार हवा में तैर रहे थे। एक तरफ महात्मा गांधी का जबरदस्त प्रभाव था, जिन्हें वो एक युग पुरुष के तौर पर देखते थे, और दूसरी तरफ थी क्रांतिकारियों की आग, उनका जोशीला आकर्षण। और उनकी ये बात उनकी पूरी पीढ़ी की उस कश्मकश को बयां करती है। ये किसी सही पॉलिटिकल थ्योरी को चुनने जैसा नहीं था, मामला कुछ और ही था। तो अगर ये दिमागी बहस नहीं थी, तो फिर आखिर ये था क्या? और यहीं हम डॉक्टर साहनी की यादों के सबसे जरूरी हिस्से पर पहुंचते हैं। इसका जवाब उनके लिए बहुत सीधा और गहरा था। जवाब दिमाग में नहीं था, जवाब दिल में था। वो जोर देकर कहते हैं कि उस उम्र में इतना गहरा राजनीतिक विश्लेषण करने की क्षमता नहीं थी, लेकिन जो चीज थी वो थी अपने आसपास हो रही घटनाओं पर एक बहुत ही मजबूत, एक अंदरूनी प्रतिक्रिया। और बस यही सबसे अहम बात है। आज़ादी के उस महान आंदोलन से जो जुड़ाव था, वो किसी विचारधारा से नहीं, बल्कि एक साझी भावना से बना था। तो इस पूरी गवाही से, इस पूरी कहानी से हमें क्या पता चलता है? यही कि उस दौर की भावनात्मक लहरों ने एक पूरी पीढ़ी पर जिंदगी भर के लिए एक गहरी छाप छोड़ दी। जैसा कि वो खुद कहते हैं, हो सकता है कि उन्होंने जमीनी स्तर पर कोई बहुत बड़ी कार्रवाई ना की हो, लेकिन भावनात्मक स्तर पर वो अपने समय की उस महान उथल-पुथल से पूरी तरह जुड़ चुके थे। डॉक्टर साहनी की ये बातें हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं कि शायद इतिहास से जो सबसे गहरे रिश्ते बनते हैं, वो हमेशा समझे जाने से पहले महसूस किए जाते हैं। नमस्कार, जरा सोचिए, अगर किसी को भारत की आत्मा को, उसके असली सार को समझना हो, तो कैसे समझा जाएगा? मतलब हजारों गांव, अनगिनत परंपराएं, इतने बड़े देश की सांस्कृतिक पहचान को पकड़ना कोई आसान काम तो है नहीं। तो आज हम एक ऐसी ही जबरदस्त कोशिश को समझने वाले हैं। ये सवाल सुनने में जितना आसान लगता है, उतना ही गहरा है ना? कि भाई हजारों साल की विरासत को आप किसी एक कहानी या एक कला में कैसे समेट सकते हैं? यही वो गुत्थी है जिसे आज हम मिलकर सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो इसी सवाल का जवाब देने के लिए भारत सरकार ने एक बहुत ही बड़ा, एक बहुत महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट शुरू किया है। एक ऐसा प्रोजेक्ट जो पूरे देश का सांस्कृतिक नक्शा तैयार कर रहा है। और इस प्रोजेक्ट का नाम है मेरा गांव मेरी धरोहर। देखिए, नाम से ही सब कुछ साफ हो जाता है ना। इसका मकसद है एक ऐसा सांस्कृतिक सर्वेक्षण करना जो हमारे देश की जड़ों तक पहुंचे, बिल्कुल गहराई तक। और पता है, इस मिशन को जो बात सबसे खास बनाती है, वो है इसका स्केल, इसका पैमाना। ये सिर्फ कुछ गिनी चुनी जगहों के बारे में नहीं है। नहीं, ये कोशिश है भारत के हर एक गांव की अपनी अलग पहचान, उसकी आत्मा को समझने और उसे हमेशा के लिए सहेजने की। ठीक है, ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन असल में जमीन पर यह काम होता कैसे है? इसे समझने के लिए चलिए साथ में हम एक छोटे से खास गांव की यात्रा पर चलते हैं, देखते हैं कि ये मैपिंग असल में काम कैसे करती है। तो हम पहुंच गए हैं चिमटीपुर। ये मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा का एक गांव है, और यही वो गांव है जो इस पूरे बड़े से राष्ट्रीय प्रोजेक्ट को एक असली जीती जागती कहानी में बदल देता है। तो चिमटीपुर में कोटा और भारिया जैसे समुदाय रहते हैं, और इनकी जिंदगी ना प्रकृति से बहुत गहराई से जुड़ी हुई है। यहाँ की अर्थव्यवस्था खेती पर आधारित है,
और लोग खाने से लेकर दवाइयों तक के लिए जंगल पर निर्भर हैं। हाँ, और अच्छी बात यह है कि प्राइमरी स्कूल खुलने से गांव में साक्षरता भी बढ़ रही है। तो ये सारी छोटी छोटी बातें मिलकर गांव की एक पूरी तस्वीर बनाती हैं, और इसी तस्वीर को इस मैपिंग के जरिए रिकॉर्ड किया जा रहा है। लेकिन रुकिए, चिमटीपुर की कहानी सिर्फ रोज की जिंदगी के बारे में ही नहीं है। यहाँ कुछ ऐसा भी है जो इस गांव को सीधा हमारी महान पौराणिक कथाओं से जोड़ता है। वहां यह माना जाता है कि रावण के बेटे इंद्रजीत ने महादेव की पूजा करने के बाद इसी गांव से होते हुए पाताल लोक में प्रवेश किया था। सोचिए जरा, ये एक ऐसी कहानी है जो पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जा रही है, और अब ये गांव की पहचान का एक अटूट हिस्सा बन चुकी है। और बस यही तो इस पूरे प्रोजेक्ट का असली मकसद है। चिमटीपुर की ये अनोखी कहानी बस एक छोटा सा उदाहरण है उस अनमोल विरासत का जिसे मेरा गांव मेरी धरोहर बचाना चाहता है, ताकि ये कहानियां वक्त के साथ कहीं गुम न हो जाएं। तो चलिए अब चिमटीपुर से वापस बड़ी तस्वीर देखते हैं, क्योंकि ये जो काम है ये किसी एक गांव तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये तो पूरे भारत में हमारी संस्कृति को बचाने के एक बहुत बड़े, एक बहुआयामी प्रयास का हिस्सा है। जैसे एक तरफ तो हमारे प्राचीन लिखित ज्ञान को बचाने की कोशिश हो रही है, पुराने ग्रंथों पर, पांडुलिपियों पर सेमिनार हो रहे हैं, और शारदा जैसी जो लिपियां लगभग भुला दी गई थी उन्हें फिर से जिंदा किया जा रहा है, ताकि हमारा लिखा हुआ इतिहास, हमारी धरोहर हमेशा हमारे साथ रहे। और ये काम सिर्फ भारत की सीमाओं के अंदर नहीं हो रहा, दुनिया भर की संस्कृतियों से भी जुड़ाव बनाया जा रहा है। जैसे कि जापानी याकिशिमी सिरामिक की एक प्रदर्शनी, ये हमें याद दिलाती है कि कला की कोई भाषा नहीं होती, वो तो बस दिलों को जोड़ती है। और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ पुरानी चीजों को ही सहेजा जा रहा है, जो हमारी आज की साहित्यिक विरासत है उसे भी उतना ही महत्व दिया जा रहा है। जैसे काशिस्त नाम की एक किताब पर गहरी चर्चा, जो काशी शहर की रूह को, उसकी आत्मा को समझने की कोशिश करती है। और शायद सबसे जरूरी बात, ये सारी विरासत, ये सारा ज्ञान अगली पीढ़ी तक पहुंचाया जा रहा है। 300 से भी ज्यादा छात्रों को सुलेख और पारंपरिक कश्मीरी शिल्प सिखाने के लिए वर्कशॉप्स हो रही हैं, ताकि ये कलाएं, ये हुनर आने वाले कल में भी जिंदा रहे। ये सब देखकर और सुनकर एक बहुत ही व्यक्तिगत सवाल मन में आता है, क्योंकि सच तो ये है कि हर गांव की, हर गली मोहल्ले की अपनी एक अलग कहानी होती है। तो बात का सार ये है कि कहानी चाहे एक छोटे से गांव के पौराणिक दरवाजे की हो या फिर पूरे देश में फैली कला और साहित्य की, हर कहानी की अपनी अहमियत है। हर कहानी हमारे साझे इतिहास का एक कीमती हिस्सा है और उसे सहेजना बहुत जरूरी है। और आज का ये विश्लेषण हमें इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाता है। जरा सोचिए उस जगह के बारे में जो किसी के लिए बहुत खास है। अगर कोई उस जगह की कहानी लिखने आए तो वो एक कौन सी कहानी होगी, कौन सा किस्सा होगा जिसे बताए बिना उस जगह का वजूद ही अधूरा रह जाएगा। वाकई ये सोचने वाली बात है।